अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। 18 जुलाई हफ्ता सन है 2020। एक अजीब अपोजिशन ने तूफ़ान बर्पा कर दिया। एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट, बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट और फिर उसके बाद और मुस्लिम लीगी कायदीन की स्टेटमेंट और तनकीद इस पे की जा रही है कि जनाब ये क्यों एक ऑर्डिनेंस जारी करके तो कुलभूषण यादव को हाई कोर्ट में अपील करने का हक़ दिया गया। और मुस्लिम लीग नून के लीडरान ये कह रहे हैं कि अगर ये काम मुस्लिम लीग नून ने किया होता तो गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाता और पता नहीं क्या कुछ कह दिया जाता और ये जो मोदी का यार है, गद्दार है, इस किस्म के नारे लगते। तो अब ज़रा इमरान खान साहब अपनी पोजीशन वाज़े करें कि मोदी का यार कौन है। बड़ी एक बहस छिड़ गई है इस पर। मैं आपको थोड़ा सा जो माजी का बैकग्राउंड है वो भी आपको बताऊंगा इसका, और ये सारा क्यों किया गया और क्या वाकई इमरान खान ने भारत के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली। एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और मोदी का यार फिर अब कौन है, गवर्नमेंट जो है वो क्यों एक्सेस दे रही है, जबकि कश्मीर से ख़बरें ये आ रही हैं कि बसों में हिंदू भर भर के कश्मीर में लाए जा रहे हैं और वहाँ पर ताकि जो मुस्लिम जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील किया जा सके। और जिस तरह इसराइल ने मगरबी किनारे पर सेटलमेंट बनाई है, बस्तियां बनाई हैं और वहाँ पर जो फ़लस्तीनी हैं उनको अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, तो भारत भी वो कर रहा है। तो इन हालात में ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। अब ये समझने के लिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया तो बहुत अरसे तक तो नवाज़ शरीफ साहब ने उसका नाम ही नहीं लिया। फिर बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, अब कुलभूषण यादव को आप पुलिस के हवाले करें और वो पर्चा दर्ज करें और वो जो ISI के पास है, मिलिट्री के पास है, वहाँ से कुलभूषण यादव को सिविलियन के हवाले आप कर दें और वो इसका जो है ना बस वो आगे वो पर्चा दर्ज करें। ये उनके ख़यालात थे कुलभूषण के हवाले से। और फिर आप ये देखें, ये जो सारा कुछ मैं आपको अभी बताता हूँ, ये जो सब कुछ किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो जो आलमी अदालत इंसाफ है जिसमें मुकदमा चला गया था उनका फ़ैसला है। उन्होंने अपने फ़ैसले में ये लिखा है कि जो रिव्यू सज़ा के ऊपर जो रिव्यू है उसका हाई कोर्ट कर सकती है और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो सारे प्रोसीजर अडॉप्ट करे, वो सारे काम करे जिससे कुलभूषण यादव को हाई कोर्ट में जो रिव्यू है वो फाइल करने की उसको इजाज़त मिले। ये अब उन्होंने फ़ैसला लिखा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये एहसन इकबाल साहब को, मुस्लिम लीग नून को और दूसरे तमाम कायदीन जो ये मुखालफत कर रहे हैं, इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है। कुलभूषण यादव का मामला आलमी अदालत इंसाफ में नहीं जा सकता था अगर पाकिस्तान उस वक्त रज़ामंदी का इजहार ना करता। देखें, ये असूल है कि दो ममालिक के दरमियान डिस्प्यूट है तो दोनों ममालिक अगर किसी पर एग्री करेंगे कि हमें इस फोरम का फ़ैसला मंजूर है तो तभी उसकी समाअत होगी। उस वक्त क्या हुआ, जिंदाल आया यहाँ पर मरी में बग़ैर वीज़े के और नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, एक सीक्रेट मुलाकात जो नेपाल में हुई, जिसके बारे में बरखा दत्त ने लिखा है। इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो ये क्लेम करते हैं, वो ये कहते हैं कि वो मुलाकात हुई थी। तो मरे जा रहे थे नवाज़ शरीफ साहब भारत की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो उन्होंने ये हामी भर ली कि जी बिल्कुल ठीक है, आप आलमी अदालत में भारत रिजू कर ले, हम एग्री कर जाएंगे और वहाँ पर फिर हम ये फ़ैसला कर लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ये नहीं करने देगी, पाकिस्तान के अंदर भारत के हवाले से सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है तो हम ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो ठीक है आलमी अदालत इंसाफ में हम चले जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट जो है। अच्छा जनाब, वहाँ पे चले गए। अब आप देखें उस वक्त ज़्यादती क्या हुई। एक जज जो था वो पाकिस्तान नॉमिनेट कर सकता था, पाकिस्तान का ये राइट था, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने वो जज भी नॉमिनेट नहीं किया और जो अदालत है उन्होंने जो पहली जो हेयरिंग्स की उसमें पाकिस्तान का जो बाद में जो तसद्दुक़ जिलानी साहब गए उस वक्त वो नॉमिनेट नहीं थे और पाकिस्तान ने जज को नॉमिनेट नहीं किया। अब मुझे ये बताएं, यानी कुलभूषण यादव का ये जो फ़ैसला है
जिसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऑर्डिनेंस जारी करके उसको जो आलमी अदालत है उसके फ़ैसले की पाबंदी की है, ताकि बैनुल अक़वामी बरादरी में पाकिस्तान अपना वो तशख़्ख़ुस ना खो सके। ये सब कुछ अवॉइड किया जा सकता था। ये जो आलमी अदालत है, ये जो क्रिमिनल जस्टिस ये जो कोर्ट है, इसमें पाकिस्तान और ये कुलभूषण जाधव का मामला जाना ही नहीं था अगर नवाज़ शरीफ साहब इनकार कर देते कि जनाब ये एक टेररिस्ट है और हम ये जो मामला है इस मामले में हम ये जो फोरम है, ये जो आलमी फोरम है अदालत का, हम इसको नहीं मानते, जिस तरह चाइना ने किया। देखें, साउथ चाइना सी में जो आइलैंड हैं जापान के साथ जिनका डिस्प्यूट है, उसमें चाइना ने जो आलमी फोरम पर आलमी अदालत में जाने से इनकार कर दिया और जापान गया वहाँ पर और वहाँ पर यकतरफ़ा फ़ैसला हुआ। चाइना ने कहा जनाब हम तो इसकी पार्टी नहीं है, तो हम इस फैसले को मानते ही नहीं हैं। तो पाकिस्तान के पास भी ये इख्तियार था कि वो इस फोरम पर ना जाता और ये वो ऐलान कर देता कि जनाब हम तो इसका हिस्सा नहीं है, तो वो जो भी फ़ैसला होता यकतरफ़ा होता, वो पाकिस्तान पर बाइंडिंग नहीं होना था। अब जो ये जो ऑर्डिनेंस हुआ है, ये कोई इमरान खान मोदी का यार नहीं है। ये जो हुकूमत है या जो पाकिस्तान की फ़ौज है, इन्होंने कुछ सरेंडर नहीं किया, क्योंकि आप एक फ़ोरम पे चले गए, आपने एग्री किया, वहाँ से एक फ़ैसला आ गया कि कौंसलर आपने एक्सेस भी देनी है और फिर इसके साथ साथ आपने जो रिव्यू है उसका राइट देना है आपने कुलभूषण को। तो उसके लिए 29 मई को ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया और इसके तहत जो आलमी अदालत का जो फ़ैसला था उसकी रोशनी में ये सब कुछ किया गया ताकि जो कुलभूषण जाधव है वो कर सके, रिव्यू कर सके। अब देखें, कौंसलर एक्सेस दी पाकिस्तान ने भारत को, और जो मीटिंग कुलभूषण जाधव की जो होनी थी उसमें जो भारतीय जो कौंसलर हैं उन्होंने कुलभूषण जाधव से बात ही नहीं की, क्योंकि कुलभूषण ने ये कहा था कि वो रिव्यू की बजाय मर्सी पिटीशन पे जाएगा। वो क्यों कहा उसने? क्योंकि केस में जान नहीं है, वो इतराफ़ जुर्म कर चुका। ईरान के ज़रिए वो आया था, उसका पूरा एक नेटवर्क था, सारा एविडेंस है, सब लोग पकड़े गए और उसने इकबाल जुर्म कर लिया। अब वो कहता है कि मैं रिव्यू किस बुनियाद पर, कानूनी तौर पर तो कुछ है नहीं, तो मैं रिव्यू क्या करूं, मैं मर्सी पिटीशन पे जाऊंगा। इंडिया वाले यही चाह रहे थे, लेकिन और उन्होंने कुलभूषण जाधव को, वो तो बिल्कुल उन्होंने जिस वक्त पिछली जो मुलाकात थी जिसमें कुलभूषण जाधव की वाइफ भी आई थी, तब भी जो इंडियन यहाँ पर सफारतकार हैं उन्होंने स्नब किया था, कुलभूषण की वाइफ को भी स्नब किया था। तो अभी पाकिस्तान ने जो ये रियायत दी है वो आलमी अदालत के फ़ैसले के मुताबिक है। बड़ी स्मार्ट मूव की है पाकिस्तान ने, ताकि किसी तरह से भी कोई पाकिस्तान पर उंगली ना उठ सके। इसको ये समझना या ये कहना कि पाकिस्तान इंडिया को कोई बड़ा वो दे रहा है, कोई फेवर दे रहा है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सही एनालिसिस होगा। ये हर चीज़ के आप उसको कॉन्टेक्स्ट को देखें। ये सारा मामला होना ही नहीं था अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज़ शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे, बतौर वज़ीर आज़म इस अदालत में जब भारत गया था तो वो वहाँ पर जाने से इनकार कर देते और वहाँ पर कहते कि नहीं। लेकिन उन्होंने तो ना सिर्फ इस पे हामी भरी, बल्कि जो एक पाकिस्तान का जज वहाँ पे अपॉइंट हो सकता था, जिससे उन जजेस में कम से कम एक पाकिस्तान की आवाज़ तो शामिल हो जाती, उसको भी नहीं किया उन्होंने। जिंदाल आया था, मैं फिर ये आपको बात बता रहा हूँ, और बहुत सारे भारतीय आए थे, तो उन्होंने, नवाज़ शरीफ साहब ने तो बिल्कुल इस पर एग्रीमेंट कर लिया था। और यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तो उसकी वापसी की बातें हो रही थी। और जब यूनाइटेड नेशन में तकरीर करने गए थे तो कुलभूषण जाधव का नाम तक नहीं लिया था नवाज़ शरीफ ने। ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है। और अब एहसन इकबाल साहब और नून लीग के दूसरे लोग कि जी ये अगर नवाज़ शरीफ ये करता तो ये हो जाता, तो ये सारा जो बीज था ये बोया तो नवाज़ शरीफ ने, नून लीग नहीं, और ये सब कुछ हुआ। बहरहाल ये आपको इसका बैकग्राउंड है और ये आपको समझना और समझाना बहुत ज़रूरी था। अब ज़रा थोड़ा सा दूसरी आ जाते हैं, ज़रा डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन पे। आप उठा के देख लें ट्रैक रिकॉर्ड शरीफ ख़ानदान का। जब भी कोई ये बात करने की कोशिश करते हैं और उसमें नाकाम होते हैं तो ये कहते हैं हम बीमार हो गए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब अदालतों से लंबा रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे थे, साथ और कह रहे थे कि जी वो बीमारी की वजह से ये नहीं हो सकता, लेकिन
ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए भरपूर अंदाज में सारे काम हो रहे हैं। जो बाकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, अपनी पार्टी की जो मीटिंग्स हैं, जो पार्टी के इजलास हैं, उसके लिए बिल्कुल सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब जब ये पता चला कि अब 22-23 जुलाई तक अदालत ने सिर्फ दिया है रिलीफ, और लग रहा है आगे कि क्योंकि वो सारी एक्टिविटी कर रहे हैं तो इनको बीमारी की बुनियाद पर रिलीफ तो नहीं मिलेगा, तो जनाब आज ये आ गया कि शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए, उनकी तबीयत नासाज हो गई, उनको जनाब कह दिया डॉक्टर ने कि आप आराम करें। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बोल दिया। तो अब वो जो मुझे लगता है वो जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो ठुस हो गई, हवा निकल गई है गुब्बारे से, और अब अपनी ज़मानतों का बिरतू पड़ गया इन्हें। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब एक्टिव होंगे दोबारा। अब ये बीमारी में हैं और घर ही रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि बस इनको कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब आज क्योंकि आ रहे हैं लाहौर, तो ये भी मैं आपको बता दूं, उनकी उस्मान बुज़दार साहब से भी मुलाकात है, गवर्नर से भी मुलाकात है, अलग-अलग मुलाकातें हैं, और भी लोगों से वो मिलेंगे। तो ये जो एक बिल्डअप किया गया कि जी उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा है, इसके गुब्बारे से भी हवा निकलने वाली है। खान साहब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात कर देंगे। ये जो बहुत सारे लोग अपने आप को मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से पिच करवा रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज होगा कि आप रहने दें, जब आपकी बारी आएगी तो ख़ुद हम आपको बुला लेंगे, अभी आप वज़ारत आला का ना सोचें। बहरहाल इम्पॉर्टेंट उनका ये ट्रिप है, और ये तो हमें नज़र आ रहा है कि जो वजारतें हैं पंजाब की, उसमें कोई तब्दीली की सूरत बनने वाली है, इसलिए कि जो परफॉर्मेंस है बहुत सारी, उससे वज़ीर-ए-आज़म भी खुश नहीं है। बैड गवर्नेंस का इशू ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक उस्मान बुज़दार की अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है, बहुत कुछ जो उनके बारे में कहा जा रहा है वो एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। क्योंकि अब आप देखें, अभी कामरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू जो उनके साथ तय हुआ, तो वो उस इंटरव्यू पे नहीं आ सके। ये खान साहब ने पूरा कि जी वो भाग गए, इंटरव्यू नहीं दिया और सवाल जवाब हो गए। चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनको अगर उन्होंने इंटरव्यू का किसी के साथ वादा किया था तो ये उनका राइट है कि इंटरव्यू से पहले वो इत्तला कर दें कि जी मैं नहीं आ सकता। तो अब कामरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं कोई और गेस्ट अरेंज नहीं कर सकता था। तो ये कोई उस्मान बुज़दार साहब का इशू तो नहीं था कि आप गेस्ट अरेंज नहीं कर सकते। अपने कोऑर्डिनेटर से पूछें, अपने चैनल वालों से पूछें कि उनका काम है कि वो गेस्ट को कोऑर्डिनेट करें। अगर उस्मान बुज़दार ने लास्ट टाइम पे ये फ़ैसला कर लिया है कि वो इंटरव्यू नहीं देंगे, तो ये उनका हक़ है, ये उनका राइट है। जिस तरह इंटरव्यू लेने वाला बिल्कुल लास्ट टाइम पे किसी को मना कर सकता है कि जी मैं आपका इंटरव्यू नहीं लेता। तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन वो जिस तरीके से ज़ेब नहीं देता था कामरान खान साहब को, आप एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े एंकर हैं, तो आपने बिल्कुल बच्चों की तरह वो जो शुरू किया काम उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, मुझे लगता है कि वो आपके शान शायान नहीं था। इससे आपके कद काठ में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ अगर आप ये ना करते तो ये बेहतर होता। बहरहाल दोस्तों साथियों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।